रिक्वायरमेंट भी साल भर है, सोर्सिंग भी साल भर है, सो उनको बैलेंस करना नामुमकिन है। लेट्स से सर अगर कोई फार्मर है एंड वो फार्मर को एक्सोटिक कैटेगरी में जाना है तो आपका क्या रिकमेंडेशन है, मतलब आपके एक्सपीरियंस के हिसाब से कि उसने सबसे पहले कौन से वेजीज ग्रो करने चाहिए? प्रॉब्लम्स में ऐसा था, फार्मर जो प्रोड्यूस कर रहे हैं, सपोज कि से फॉर एग्जांपल ब्रोकली प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो उनको मालूम नहीं है कि होरेका इंडस्ट्री, जैसे सपोज स्टैंडर्डाइजेशन आपने बता दिया और किसी फार्मर ने अगर वो फॉलो नहीं किया प्रॉपरली, तो सर B2B में आपको कितना बड़ा लॉस हो सकता है? ब्रोकली है तो 250 ग्राम्स के अप्रोक्स ही हमको रखनी है, एवाकाडो है तो 220 टू 280 ग्राम्स तक रखना है। इनिशियल लेवल पे जब आपने स्टार्ट किया था तो आपको कौन से प्रॉब्लम फेस हुए थे? मुझे तो पहले वेजिटेबल इंडस्ट्री में आना था, इसलिए मैंने घर से ही 2 बोरी पोटैटोज और 2 बोरी ऑनियन के साथ शुरू किया था। कोई है इंडियन क्यूजन में काम कर रहा है, कोई इटालियन क्यूजन में काम कर रहा है, कोई जापानीज क्यूजन में कर रहा है, कोई एशियन क्यूजन में कर रहा है, कोई चाइनीज क्यूजन में कर रहा है। उस हिसाब से पर्टिकुलर होटल की रिक्वायरमेंट होती है, वो एक बार जरूरी है कि आप उसको समझो, उसके बाद आप उसको पिच करो कि आपका ये रेट है, आप ये क्वालिटी दे पाओगे, कब तक दे पाओगे, उसकी शेल्फ लाइफ कितनी रहेगी वो भी बताना पड़ता है। जैसे 12 मंथ का सप्लाई चाहिए रहता है, तो क्या ये सभी एक्सोटिक कैटेगरीज साल भर के लिए ग्रो होते हैं? प्राइसिंग डिसाइड करते हैं B2B में जब बेचना है, तो वो प्राइसिंग आप कैसे कैटेगरी वाइज डिसाइड करते हैं? नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आपका दोस्त निखिल एंड स्वागत करता हूँ आपका स्केल एग्री के इस नए पॉडकास्ट में। आज हमारे साथ है अनीश कुंडालिया सर, जिन्हें काफ़ी सारा एक्सपीरियंस है एक्सोटिक वेजीज एंड उसके B2B बिजनेस में। तो आज हम जानेंगे इनसे कि ये इंडस्ट्री कैसे काम करती है एंड उनकी जर्नी पहले कैसे शुरू हुई। तो मोस्ट वेलकम सर टू अवर पॉडकास्ट एंड थैंक यू फॉर कमिंग। सर सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा कि आपकी ये जर्नी शुरू कैसे हुई? निखिल जी, थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर। मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ। और मेरी जर्नी शुरू हुई, मैं स्टडी 10th ग्रेड कंप्लीट किया, उसके बाद से ही मैंने कंप्यूटर साइंस और सब पढ़ा था वेकेशन में, और एक हार्डवेयर का मैंने कोर्स किया, और उसके बाद में कंप्यूटर हार्डवेयर सेल्स एंड सर्विस में लग गया था। उसके बाद मैंने डिप्लोमा कंप्लीट किया राजकोट के गवर्नमेंट कॉलेज AVPTI से, और उसके बाद मैंने अपना डिग्री कंप्लीट किया PH गार्डी कॉलेज से। सो उधर मैंने कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग कंप्लीट किया। अच्छा। तो तब तक मेरा IT का हार्डवेयर का बिजनेस 2009 से चालू था 2015-16 तक, जब मैं पास आउट हुआ। उसके बाद कोविड फर्स्ट वेव तक बहुत स्मूथ चला मेरा बिजनेस। कोविड फर्स्ट वेव में मुझे मालूम पड़ा कि ये IT इंडस्ट्री अभी थोड़ी फ्रजाइल हो चुकी है। तो मैंने वेजिटेबल मार्केट का पहले सर्वे किया हुआ था, क्योंकि मेरा बैकग्राउंड मेरे ननिहाल का थोड़ा एग्रीकल्चर लाइन से है, तो मेरा बचपन उसी में गया है, तो मैं थोड़ा अट्रैक्टेड था वो लाइन से। सो आई वॉज लुकिंग फॉर अ सर्वे देयर, एंड उस तरफ मैंने अपना इंटरेस्ट लगाया और देखा कि वेजिटेबल इंडस्ट्री बहुत बड़ी है और उसकी डिमांड कभी कम नहीं होने वाली है। सो मैंने ये लाइन सिलेक्ट किया, और धीरे धीरे IT का बिजनेस मैंने कम करके एग्रीकल्चर का पैरेलली शुरू कर दिया, और अभी हमने पीछे मुड़ के नहीं देखा उसके बाद। अच्छा सर, ये मतलब 2019 के बाद, मतलब 2020 तक आप IT कंपनी में थे। हाँ। एंड देन फिर आपने एग्रीकल्चर में शिफ्ट किया ड्यू टू लेट्स से कोविड। अच्छा, तो फिर सर एग्रीकल्चर भी तो बहुत वास्ट है, तो आपने ये एक्सोटिक स्पेसीज की कैटेगरी कैसे चुनी? क्योंकि मैंने थोड़ा एक मार्केट गैप देखा कि फार्मर जो है वो इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट को समझ नहीं पा रहे, और इंडस्ट्री है वो डायरेक्ट फार्मर को अपनी आवाज़ नहीं पहुंचा पा रही है। अच्छा। तो मैंने वो एक मिडल मैन की तरह कनेक्शन दोनों तरफ बनाए रखा, और अभी हम होरेका इंडस्ट्रीज़ को एक्सोटिक वेजिटेबल्स B2B सप्लाई कर रहे हैं। अच्छा। और फार्मर के पास से डायरेक्ट भी पूरा प्रोड्यूस ले रहे हैं। उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट भी कर रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के ज़रिए, और लाइव मार्केट में भी हम फार्मर से प्रोक्योर कर रहे हैं अभी। तो सर मैं हमारी ऑडियंस को बताना चाहूँगा, होरेका इंडस्ट्री मतलब होटल, रेस्टोरेंट, कैफ़े एंड जो चेन्स है जो B2B में सब क्लाउड किचन है, होम कुक्स है जो, तो वो सब होरेका इंडस्ट्री में आते हैं। लेट्स से सर जब हम लोग एक्सोटिक स्पेसीज की स्पेसिफिक बात करते हैं, तो आपके फैमिली का रिस्पॉन्स क्या था जब आपने ये डिसाइड किया? दिस इज़ वेरी गुड क्वेश्चन। मेरे फ्रेंड्स एंड फैमिली का बहुत ही सपोर्ट इसमें रहा है, क्योंकि कभी कभार क्या होता है कि फैमिली आपको अलाउ नहीं करती है कि ये छोटा बिजनेस है करके, फ्रेंड्स लोग अपना मजाक उड़ाते हैं। तो उन्होंने काफ़ी सारा मुझे सपोर्ट किया, उनके सपोर्ट के ज़रिए ही मैं इधर तक पहुंच पाया हूँ। क्योंकि
उनके सपोर्ट के बगैर कुछ पॉसिबल ही नहीं था। क्योंकि अभी मैं स्पेशली बिलोंग करता हूँ रघुवंशी फैमिली से। ओके। सो हमारा कम्युनिटी का एक मेन मोटिव है कि देर इज़ नथिंग डूइंग इन राइट बिजनेस। कुछ धंधा छोटा या बड़ा कुछ होता नहीं है, जी बिल्कुल। अच्छा बिजनेस कर रहे हो तो कर रहे हो। वो हमारी फैमिली ने एक्सेप्ट किया और मैं मेरी फैमिली से पहला बंदा हूँ जो एग्रीकल्चर में आगे बढ़ा हूँ। अच्छा, ये तो सर मतलब ये तो सर एक बेसिक चीज़ है कि कोई भी धंधा कुछ भी हो, धंधा तो धंधा है। हाँ, और कोविड के टाइम पे थोड़ा मेरा आईटी बिजनेस लेक ऑफ हो चुका था, तो उसको आपदा के तौर पे लिया और एग्रीकल्चर को अवसर के तौर पे लिया। तो वो आपदा को अवसर में कन्वर्ट करके हम थोड़ा विन विन सिचुएशन पे आगे बढ़े। क्या बात है। तो सर जब लेट से 2020-2021 में आपने डायरेक्ट जब एक्सोटिक स्पेसिस में शुरू किया था तो वहाँ पे डिमांड इतनी थी, मतलब डिमांड अच्छी थी पहले से हाँ, कि कैसा क्योंकि था? कोविड की वजह से लोग हेल्थ कॉन्शियस हो चुके थे हाँ हाँ। और रेस्टोरेंट्स भी कुछ नया अप्लाई करना चाहते थे कि कुछ नई रेसिपी हम ऐड ऑन करें, नया क्यूजन ऐड करें तो कस्टमर फिर से अट्रैक्ट होना शुरू होंगे। सो डाइट फूड का कल्चर चालू हो चुका था। डाइटिशियन लोग भी खूब डिमांड में आ चुके थे यस। और गायनेकोलॉजिस्ट भी प्रेग्नेंट लेडीज़ को ये सब वेजिटेबल्स खाने का प्रिस्क्राइब करती थी। सो हमने वो अपॉर्चुनिटी देखी और राजकोट मेरा लोकेशन ऐसा है कि वहाँ पे डायरेक्ट नई मटेरियल आ रहा था। अच्छा। सो वहाँ के सब व्यापारी लोग अहमदाबाद से प्रोक्योर करते थे और अहमदाबाद वाले लोग महाराष्ट्र से, जो कि महाराष्ट्र सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है एग्जोटिक वेजिटेबल्स में पूरे इंडिया में। सो हमारा भी ध्यान महाराष्ट्र के फार्मर्स के साथ कनेक्शन बनाने का था। अच्छा। सो मैंने थोड़ा फार्मर के साथ इंटरेक्शन किया नासिक जाके, पुणे जाके, और मैं उनका लोकल लैंग्वेज सीखा। थोड़ा थोड़ा मराठी सीखा मैं, जी। और थोड़ा भी सीख रहा हूँ ट्यूटोरियल के ज़रिए। सो उनके साथ थोड़ा ब्रदरहुड फीलिंग हुआ, उनका थोड़ा ट्रस्ट जीता हमने। सो वो लोग हमको डायरेक्टली माल देने लगे। सो उस हिसाब से जो ट्रांसपोर्टेशन इश्यू हमें आ रहा था और प्राइस का भी कटिंग हो रहा था, जो अहमदाबाद है, से जो वाया आ रहा था हमको माल, डायरेक्ट वो डायरेक्टली हम फार्मर के साथ डील करके प्रोक्योर करने लगे थे। सो मैंने कस्टमर को और होरेका इंडस्ट्री को प्राइस गैप भी दिया और एग्रेसिव प्राइस से हम बिजनेस भी करने लगे। अच्छा, मतलब ये हम लोग बोल सकते हैं कि एक मोट है हाँ, जो आपने मतलब प्राइस कट कर दिया हाँ, ताकि B2B वालों को भी फायदा एंड सभी को फायदा हो फायदा है। सके। हाँ, उनका पर प्लेट कॉस्टिंग भी कम आ सके और हेल्थ कॉन्शियस लोगों को अच्छे रेट में, एग्रेसिव रेट में अच्छा माल मिल सके। हाई क्वालिटी प्रोड्यूस जो है अभी मिलना थोड़ा मुश्किल है, हम उसके ऊपर ही काम करते हैं। हम क्वालिटी में कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते। दैट इज़ वाई हम अभी अच्छे कस्टमर्स को अभी पहुंच पा रहे हैं और अच्छी कंपनीज के साथ हमारा कॉन्ट्रैक्ट होरेका इंडस्ट्री में चल रहा है। अच्छा सर, जैसे आप बता रहे थे कि महाराष्ट्र आज के डेट में इंडिया में सबसे बड़ा एग्जॉटिक का सोर्स है, हाँ, तो फिर उसके अलावा बाकी कौन से स्टेट्स हैं जो इस एग्जॉटिक कैटेगरी में काम कर रहे हैं? तो स्पेशली हिमाचल के साइड कसोल है, कसोल साइड। मनाली है, वो ब्रोकली के ज़्यादातर प्रोड्यूसर है। अच्छा। फिर यूपी बिहार में भी बहुत सारे ग्रीन हाउस लगे हुए हैं। फिर बेंगलोर सबसे बड़ा कस्टमर भी है, बेंगलोर सबसे बड़ा प्रोड्यूसर भी है। अच्छा। तो उस हिसाब से हम पूरे इंडिया से जहाँ से भी जो भी आइटम स्पेशलाइज्ड है वो हम गुजरात में राजकोट में लाके उसका सेल करते हैं। अच्छा सर, इसमें फिर टॉप 10 अगर मैं कैटेगरीज बोलूँ तो फिर वो कौन से जैसे ब्रोकली हो गया, तो वो सब आप कुछ नाम बता सकते हैं? हाँ, ब्रोकली हो गया, बेल पेपर्स है, रेड येलो ग्रीन, और उसमें भी नया नया आ रहा है, पर्पल आ रहा है, वाइट आ रहा पर्पल भी आ है, गया? ब्लैक आ रहा है पेपर। अच्छा। सो अभी वो ट्रेंडिंग में नहीं है, अभी वो थोड़ा अभी ग्रोइंग स्टेज पे है, अभी आएगा, नेक्स्ट 2-3 साल में मार्केट में आ जाएगा। ऑरेंज बेल पेपर हमने देखा हुआ है। अच्छा। सो वो सब आ रहा है। फिर ब्रोकली सबसे ज़्यादा अच्छी है, हेल्थ भी उससे ज़्यादा अच्छी रहती है। और आइसबर्ग लेटस है जो प्रेग्नेंट लेडीज़ को सबसे ज़्यादा फॉलिक एसिड की ज़रूरत होती है। अच्छा। सो वो विटामिन है, आपको नेचुरली उसमें मिल जाएगा, आपको एडिशनल टेबलेट्स लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सो गायनेकोलॉजिस्ट सबसे ज़्यादा वो प्रीफर करते हैं। अच्छा। फिर जुकीनी हो गया, तो जुकीनी में काफ़ी सारा फाइबर्स होता है जो अपने बॉडी के लिए अच्छा रहता है, और वो उसमें फैट का कोई अवशेष नहीं रहता है, उसमें फैट नहीं आता है, तो उससे अपना बॉडी वेट मेंटेन रहता है उसमें से। अच्छा। सो वेट लॉस के लिए जुकीनी, ब्रोकली
सब बहुत बढ़िया रहता है। फिर एवाकाडो आ गया, एवाकाडो टोस्ट, एवाकाडो का डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल का जो डिशेस है वो सभी अभी ट्रेंडिंग में चल रहा है होरेका इंडस्ट्री में, और नए नए शेफ जो आ रहे हैं नई नई रेसिपी ट्राई कर रहे हैं और कस्टमर का रिव्यू भी अच्छे से ले रहे हैं। सो ये 3 4 5 प्रोडक्ट तो बहुत सारी अभी डिमांड में है। और अभी बैक ऑफ द स्टेज देखे अपन तो बेसिल लीव्स है, उसका पेस्टो पास्ता बनता है। हाँ। फिर सेलेरी लीव्स है, उसका उपयोग ग्रेवी में जाता है। उसका पाउडर बना के आयुर्वेदिक गोलियां भी बनती है। सो वो भी कैंसर के दर्दियों को ज़्यादा फ़ायदेमंद रहती है। जी। सो काफ़ी सारे एग्जोटिक वेजिटेबल्स और भी है, जैसे थाइम है, ओरेगानो है, रोजमेरी हर्ब्स है। रोजमेरी है स्पेशली उसका ऑयल बनता है जो बहुत महंगा बिकता है। अपन वो छोटे बच्चों के लिए, बाल बढ़ाने के लिए, मेमोरी पावर अच्छा करने के लिए, अच्छा, रोजमेरी हेयर लॉस हो रहा है जिसको, वो भी उसका ऑयल बना के रख सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। सो वो बहुत फ़ायदेमंद है। तो सर आपने ये जो जितने सारे वेराइटीज़ बताई इसमें से मोस्ट क्या बोल सकते हैं कि सबसे महंगे कौन सी चीज़ें बिकता है? सबसे महंगे फार्म पे कोई नहीं रहता है, धीरे धीरे कस्टमर तक पहुंचते पहुंचते महंगा थोड़ा हो जाता है। पर वो भी है। जो कस्टमर की रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से वो प्रोडक्ट का रेट लगता है। सो रोजमेरी हर्ब है तो वो सबसे ज़्यादा महंगा आता है, 1000 से 1200 रुपये किलो तक का आता है। उसके बाद डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के मशरूम आते हैं, इनोकी मशरूम हो गया, शिमजी मशरूम हो गया, बटन मशरूम हो गया। सो वो मशरूम ज़्यादातर मल्टी क्यूजन रेस्टोरेंट में, थाई में, इटालियन में, जापानीज क्यूजन में जाता है। तो उनके प्राइसिंग ज़्यादा रहते हैं, क्योंकि वो भी बाहर देश से भी कहीं प्रोक्योर करने पड़ते हैं, कभी कभी ऑफ सीजन में, और सीजन में तो ऑलवेज महाराष्ट्र बेस्ट है, महाराष्ट्र से ही आता है सब। जी। तो सर जैसे आपने बताया कि प्राइसिंग फ्लक्चुएट होती है, तो लेट से जब नॉर्मल वेजिटेबल्स की हम बात करते हैं तो मंडी में पूरा डिमांड एंड सप्लाई का गेम होता है। हाँ, डेफिनेटली। एंड तो वैसे ही सिमिलर क्या एग्जॉटिक्स में भी होता है कि सिर्फ B2B पार्टनर की वजह से ही वो प्राइसिंग बढ़ती है? नहीं, डेफिनेटली वेजिटेबल और फ्रूट्स का ऑलवेज डिमांड एंड सप्लाई के ऊपर ही रेट नक्की होता है। फिर वो कोई भी एग्जॉटिक हो या नॉर्मल? हाँ, कोई भी हो, ट्रेडिशनल वेजिटेबल्स हो, एग्जोटिक वेजिटेबल्स हो, या फिर फ्रूट डिवीज़न में हो, कुछ भी हो, डिमांड एंड सप्लाई के ऊपर ही मटेरियल का रेट नक्की होता है। वो हो सकता है कि महाराष्ट्र में अलग रेट हो, गुजरात में अलग रेट हो, राजस्थान में भी अलग रेट हो। अच्छा, तो सर ऐसे कुछ पैरामीटर्स है जो नॉर्मल सब्जियों से ज़्यादा इसमें फ्लक्चुएट कर सकते हैं प्राइसिंग? नहीं, बेसिकली इसको ट्रांसपोर्टेशन अच्छे से चाहिए, फार्म से कोल्ड स्टोरेज वगैरह। हाँ, कोल्ड स्टोरेज वाला चाहिए, और फार्म से मंडी का रास्ता नज़दीक होना चाहिए, क्योंकि उसको हार्वेस्ट करने के बाद तुरंत उसको कोल्ड रूम में रखना पड़ेगा। सो वहीं से आप उसको सेल कर सकते हो। अच्छा, तो वो रास्ता कम होना चाहिए, नज़दीक होनी चाहिए मंडी, और जो एजेंसी है जो आपका माल ले रही है, सपोज XYZ एजेंसी है, उसको आप कैसे जल्दी पहुंचा सकते हो हार्वेस्ट करके और अच्छा दाम मिल सके, वही देखना है। अच्छा, तो सर लेट से जैसे आपने स्टार्टिंग में बताया कि आपने महाराष्ट्र से पहले लिया, तो जब आप पहले फार्मर से बात कर रहे थे इनिशियल डेज में, तो वहाँ पे आपने क्या यूनिक चीज़ें देखी या कौन से प्रॉब्लम फेस किए थे? प्रॉब्लम्स में ऐसा था, फार्मर जो प्रोड्यूस कर रहे हैं, सपोज कि से फॉर एग्जांपल ब्रोकली प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो उनको मालूम नहीं है कि होरेका इंडस्ट्री में सबसे ज़्यादा होरेका इंडस्ट्री एग्जोटिक वेजिटेबल यूज़ करती है। जी। फिर आता है क्लाउड किचन, फिर आता है होम यूसेज आता है। सो फार्मर जो है वो साइज़ का ध्यान नहीं रखते थे, रेट के हिसाब से वो लोग साइज़ को मेंटेन करते थे। सो साइज़ वो बड़ी बात है, क्योंकि अगर शेफ़ के हाथ में ही कटिंग के लिए मटेरियल नहीं बैठेगा तो वो कट कैसे करेगा, वो चॉपिंग कटिंग करके प्रिपरेशन कैसे करेगा। अच्छा। सो ना साइज़ छोटा होना चाहिए, ना साइज़ बहुत बड़ा होना चाहिए, ताकि साइज़ बढ़ता है तो उसमें पेस्टिसाइड भी ज़्यादा आता है। सो उसमें कम पेस्टिसाइड की मात्रा हो, एक आइडियल साइज़ हो। सब ब्रोकली है तो 250 ग्राम्स के अप्रोक्स ही हमको रखनी है। एवाकाडो है तो 220 टू 280 ग्राम्स तक रखना है। बेल पेपर्स है तो 200 ग्राम्स तक सीमित रखना है। बेबी कॉर्न है तो उसको 80 ग्राम के आसपास ही रखना है। सो वो हम ये अलग से उनको गाइडेंस देते हैं, ताकि ये प्रॉब्लम पहले आता था कि हम जो चाह रहे थे वो फार्मर दे नहीं पा रहा था, और फार्मर देता था वो कहीं पे एक्सेप्ट नहीं हो रहा था, इसलिए रेट नहीं आ रहे थे फार्मर के पास। सो अभी हम
फार्मर के साथ और होरेका इंडस्ट्री के साथ विन विन सिचुएशन पे काम कर रहे हैं। सर मतलब कि स्टैंडर्ड साइजिंग ये हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ। अच्छा। अब कब हार्वेस्ट हो रहा है मटेरियल, कब उसको बोया हुआ है, कब उसका प्लांटेशन हुआ है, कब उसको पानी दिया, कब उसको खाद दिया, हर एक चीज को हर एक स्टैंडर्डाइज चीज के पैरामीटर को स्टैंडर्डाइज करना पड़ता है और उसके टाइम के ऊपर नहीं जा सकते, उसको विद इन दिस पीरियड देना ही देना है। उसको जो शेड्यूल किया है वो उसको चाहिए तो चाहिए ही, ऐसा है। अच्छा, तो सर जो एक साइजिंग हो गया, दूसरा हो गया फर्टिलाइजर्स का इम्पैक्ट, हाँ, तीसरा हो गया कि सप्लाई चेन में जो टाइमिंग है वो हाँ। सबसे इम्पोर्टेंट करेगी, तभी आपका जो माल है वो प्रॉपर दाम में बिकेगा। हाँ। और खरीदने वाला तो पहले साइज देखेगा, हाँ, क्योंकि साइज देख। एंड B2B कस्टमर जो है हाँ, उसको तो कटिंग करना है। हाँ। अच्छा, तो ये सब पैरामीटर्स है। एंड और जब वेस्टेज ना आ जाए, वो भी बहुत बड़ी चीज़ होती है, क्योंकि जैसे सर ब्रोकली का नीचे का जो स्टेम आता है हाँ, हाँ। वो स्टेम बड़ा है और ऊपर का फ्लावर कम है, हम्म, तो स्टेम तो पूरा निकाल के फेंकना ही होता है वेस्टेज में। हम्म। तो स्टेम साइज कम हो और फ्लावरिंग ज़्यादा है उसका, वो एक नंबर माल कहलाता है। वही हम प्रोक्योर करते हैं अभी फार्मर से। अच्छा सर, फिर अभी जैसे सपोज स्टैंडर्डाइजेशन आपने बता दिया और किसी फार्मर ने अगर वो फॉलो नहीं किया प्रॉपरली, तो सर B2B में आपको कितना बड़ा लॉस हो सकता है? B2B में लॉस आइडियली नहीं होता, क्योंकि कस्टमर की रिक्वायरमेंट के तौर पे हमें तो वो स्टेम साइज काट के ही देनी पड़ती है, तो वो लॉस हमारे एंड पे 10-20% रहता है। पर हम फार्मर को बोलते हैं तो वो भी समझते हैं ये बात को, कि तो फिर वो भी हमें रिफंड कर देते हैं पेमेंट, या फिर उसका क्रेडिट हमारा बचा रहता है उनके पास। अच्छा, मतलब यहाँ पे कस्टमर रिलेशन एंड फार्मर रिलेशन बहुत हाँ, इम्पोर्टेंट प्ले करता हाँ। है। अच्छा, तो लेट्स से सर अगर कोई फार्मर है, ठीक है, एंड वो फार्मर को एग्जॉटिक कैटेगरी में जाना है, तो आपका क्या रिकमेंडेशन है, मतलब आपके एक्सपीरियंस के हिसाब से, कि उसने सबसे पहले कौन से वेजीज ग्रो करने चाहिए? मेरे हिसाब से उनको फर्स्टली जुकीनी ट्राई करना चाहिए, क्योंकि अच्छा। जुकीनी जो है वो 45 डेज में हार्वेस्टिंग स्टेज पे आ जाता है। फास्ट साइकिल हाँ, उसके। और उसका ग्रोइंग प्रोसेस जो है बहुत ईजी है। ये तो साल भर ग्रो होता है? हाँ, साल भर होता है। अच्छा। तो उनको मिनिमम 30 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर रखना है। मॉडरेट मतलब? तो वो एरिया जो 30 to 35 डिग्री के बीच में साल भर रहता है, वो 12 महीना जुकीनी को ग्रो कर सकता है। हमारे गुजरात में वो लेवल मेंटेन नहीं हो रहा है, इसलिए हम विंटर के सर्दियों की मौसम में ही जुकीनी के प्लांटेशन करते हैं। अच्छा सर, इसकी जुकीनी थोड़ी प्राइसिंग से रिलेटेड कुछ बता सकते हैं कि एवरेज प्राइसिंग क्या रहती है? एवरेज प्राइसिंग जुकीनी का रहता है 20 रुपये, 25 रुपये से लेके 150 रुपये तक का। अच्छा, और सर होलसेल में? ये मैं होलसेल अच्छा, ये रेट ही होलसेल बताया। का है, हाँ, मतलब डायरेक्ट वाला वो तो होलसेल अलग रेट ही रहता है। बताया। अच्छा। उसके ऊपर ट्रांसपोर्टेशन जाता है, फिर ये जुकीनी या भी कोई भी वेजिटेबल हो वो वेट लॉस करता है। अभी ए लोकेशन से बी लोकेशन पे पहुंचना है आपको, तो सपोज कि आपने 100 kg जुकीनी का ट्रांसपोर्टेशन किया, तो उसका वहाँ पे weight loss पहुँचते हो गई। पहुँचते थोड़ा बहुत वेट लॉस होगा। लेट्स से 95 या हाँ, 96 kg पे 96 चला kg जाएगा। तक वो आ सकता है। और उसके बाद क्या होता है कि वो रेट भी हमें कस्टमर के आगे जोड़ना पड़ता है। हाँ, बराबर। वो थोड़ा प्रॉफिट में हमको लॉस होता है या फिर आगे से रेट जोड़ना पड़ता है, वो मार्केट के ऊपर डिपेंड रहता है। और उसको 1 दिन, 1.5 दिन, 2 दिन में सेल करना पड़ता है। वो सेल नहीं हुआ तो वो मटेरियल ख़राब हो जाएगा, तो वो अगेन वेस्टेज में जाएगा। सो हमें तो लेवल मेंटेन करना ही पड़ता है कि हमें जितना चाहिए उतना ही माल डेली का डेली हम मंगा सकें। अच्छा, तो सर ये तो जुकीनी एक एग्जांपल हो गया। वैसे और कोई मुझे टॉप 5 बता हाँ, सकते हैं वैसे varieties? चाइनीज़ कैबेज है, रेड Chinese कैबेज cabbage। है, बेल पेपर्स है। बेल पेपर्स के लिए एक ग्रीन हाउस बहुत ज़रूरी होता है, तो थोड़ा वो कॉस्टिंग बढ़ जाता है। हाँ। पर जिसके जो फार्मर फाइनेंशियली स्टेबल है, उनको अच्छा रेट मिले इस हिसाब से गवर्नमेंट भी उनको सब्सिडी प्रोवाइड कर रही है अभी। सभी गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट है, उनका स्टेट वाइज परसेंटेज लेवल अलग अलग रहता है। जैसे अच्छा। गुजरात में 30 to 35% है, महाराष्ट्र में 40% है, राजस्थान में 55% है। उस हिसाब से स्टेट वाइज सब्सिडी के रेगुलेशंस चेंज होते हैं, तो फार्मर को भी अच्छा रेट मिलता है और अच्छी सब्सिडी मिलती है, तो अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर भी वो डेवलप कर सकते हैं। अच्छा। और बाकी की जो अमाउंट है उनके ऊपर भी उनको लोन मिल रही है, वो भी कम ब्याज दर पे। अच्छा, तो सर ये तो एक सब्सिडी हो गया। क्या स्कीम्स भी अवेलेबल है? लेट्स से अगर गुजरात रीजन और महाराष्ट्र रीजन पकड़े,
तो कुछ स्कीम्स आप बता सकते हैं? स्कीम्स तो प्रॉपर मुझे मालूम नहीं है अभी गवर्नमेंट की, बट गवर्नमेंट बहुत सपोर्ट कर रही है एग्रीकल्चर को अभी आगे बढ़ाने के लिए। गवर्नमेंट अभी एग्रीकल्चर के ऊपर थोड़े सेमिनार्स ले रही है, ट्रेनिंग्स दे रही है, सब्सिडीज दे रही है। सब्सिडी की प्रोसीजर जो है वो बहुत इजी गोइंग कर दी है उन्होंने हमारे स्पेशली गुजरात में। सो सभी डिपार्टमेंट को अच्छे से एग्रीकल्चर का डेवलपमेंट हो इस हिसाब से नोटिफिकेशन दिए है और अच्छा काम कर रही है हमारी गवर्नमेंट भी। अच्छा, तो सर लेट्स से कि किसी फार्मर ने उसका क्रॉप फाइनल कर लिया, ठीक है, तो उसके बाद वो ऐसे कौन से मोस्ट मिस्टेक्स, कॉमन मिस्टेक्स है जो फार्मर करते हैं उनके इनिशियल डेज में? नया नया जब होता है तब वो लोग करते हैं कि कौन सी डेट को उसको क्रॉप रेडी करना है और कौन सी डेट को ज़मीन के साथ उसको सौंपना है। हाँ। सो वो उनका कैलकुलेशन बिगड़ जाता है तो तकलीफ होती है। या फिर कोई किसी नर्सरी के भरोसे पे क्रॉप लेके आए और वो ऑलरेडी वायरस वाला आया तो वो पूरा क्रॉप बिगड़ जाता है आगे बिल्कुल, जाते, बिल्कुल। क्योंकि उनका ख्याल आता है 30 to 60 डेज के बाद जब क्रॉप का एकदम फुल्ली ग्रोथ होता है तब मालूम पड़ता है कि ये थोड़ा पीला पड़ गया है, कि ये इंसेक्ट्स वाला है, कि वाइट फ्लाई है, कि ब्लैक थ्रिप्स है। सो ये क्रॉप के ऊपर डिपेंड करता है कि क्रॉप की हेल्थ अच्छी होनी चाहिए। सो आपको आगे जाके उसका रेट अच्छा मिलेगा। अच्छा। ये बेसिक है। और कस्टमर की रिक्वायरमेंट के हिसाब से फार्मर, जब कस्टमर की रिक्वायरमेंट है तब फार्मर दे नहीं पाता है मटेरियल को, तो उसका वैल्यू हाई हो जाता है उस हिसाब अच्छा, से। मतलब सबसे पहला आपने एक पैरामीटर बताया कि जो नर्सरी से लाते हैं हाँ, वो एक नर्सरी common बहुत ही मिलती है। बढ़िया बेस्ट पार्ट है, क्योंकि नर्सरी से थोड़ा भी वीकनेस प्लांट को आ गया तो आगे जाके 2-3 महीने में वो बिखर जाएगा। यानी कि अगर किसी को ग्रो करना है तो सबसे पहले आपका जो नर्सरी हाँ, है उसको वैलिडेट या करो। फिर खुद का होना चाहिए, या फिर हाँ, खुद का भी कोई कर एक बंदा अच्छा होना चाहिए आपके जहन में कि वो अच्छा नर्सरी आपको करके दे। अच्छा, तो ये एक हो गया। दूसरा कस्टमर का जो डिमांड है हाँ। वो, उसके अलावा और भी कुछ गलतियां कर सकते और एक सबसे बड़ा पैरामीटर होता है कि आपका फार्म है मंडी के नज़दीक होना चाहिए, जी। ताकि ट्रांसपोर्टेशन कॉस्टिंग आपका बचा रहे और जितना भी वेंडर आपके साथ मांग रहा है आप उतना उसको पहुंचा सको डेली टू डेली। जी। और फार्मर्स अभी ये भी गलती कर रहे हैं कि एक साथ 5 एकड़ में बो दिया, 2 एकड़ में बो दिया, या फिर 2 बीघा में बो दिया। हम फार्मर्स को ऐसी ट्रेनिंग देते हैं कि वो 2 लाइन है तो 2 लाइन ही पहले करे, 5 दिन बाद 2 लाइन करे, फिर 2 लाइन 3 दिन बाद करे, continuous ताकि harvest हमको होता रहे। डेली हार्वेस्ट होता रहे मटेरियल। और डेली आप अभी एक साथ सोचो कि 5 बीघा कर दिया ब्रोकली का से फॉर एग्जांपल, तो एक साथ 10 टन माल हार्वेस्ट होगा, तो 10 टन माल मार्केट में आएगा एक साथ आपका, तो रेट खुद ब खुद 50% या 80% हो जाएंगे डाउन। 100 रुपये भी ब्रोकली चल रहा है, और अभी कोई भी मंडी में, राजकोट हो, पुणे हो, अहमदाबाद हो, नासिक हो, कोई भी मंडी में भी 10 टन माल एक साथ आएगा तो उसका रेट ताबड़तोड़ डाउन हो जाएगा। सो उनको ये करना है कि डेली उनका 50, 100, 200 किलो हार्वेस्ट हो और वही वो मंडी में बेच सके, ताकि उनको रेट अच्छा मिले। और एग्रेसिव रेट फार्मर्स को मिलते हैं, ये हमने देखा है हमारे करियर में। अच्छा, मतलब अगर वो ये चीज़ अप्लाई करते हैं हाँ। ताकि कंटिन्यूअस हार्वेस्टिंग हो, तो उन्हें एक एवरेज, हम लोग बोल सकते हैं कि एवरेज प्राइसिंग तो हमेशा मिलेगी। हाँ, बिलो एवरेज कभी नहीं जा सकता। बिलो एवरेज कभी नहीं, मतलब वो प्रॉफिट में ही रहेगा। हाँ, प्रॉफिट पे। जैसे हमारे जैसे वेंडर लोग हैं मेरे नासिक में बहुत अच्छे कनेक्शन है। मेरे 5 फार्मर्स है, वो सिर्फ ब्रोकली मुझे ही देते हैं, अच्छा। सिर्फ बेल पेपर्स मुझे ही देते हैं, सिर्फ बेसिल लीव्स मुझे ही देते हैं। तो उन्होंने मेरी रिक्वायरमेंट के हिसाब से अपना प्लानिंग किया हुआ है कि ये आज 200 किलो का रिक्वायरमेंट है, कल 100 किलो का रहेगा, कल फिर 300 किलो का रहेगा। वो मुझे पूछते हैं और उस हिसाब से क्रॉप लगाते हैं। अच्छा, तो सर लेट से हार्वेस्टिंग हो गई, ठीक है, अभी हम लोग पोस्ट प्रोडक्शन बात करते हैं। तो हार्वेस्टिंग के बाद ये मुझे आप एक साइकिल बता सकते हैं डेडिकेटेड कैसे कैसे होता है, एंड कस्टमर तक कैसे जाता है? हाँ, उसमें पहले फार्मर जो हार्वेस्ट करता है वो लोकल कलेक्शन एजेंट के पास जाता है, ब्रोकर बोलते हैं जिसको। ओके। अभी कहीं कहीं पे हमारे डायरेक्ट रिलेशन है फार्मर के साथ, तो वो डायरेक्टली हमको ट्रांसपोर्ट कर देते हैं। पर कभी कभार क्या होता है कि कोई भी आइटम होती है वो कोई ब्रोकर की स्पेशलाइज्ड होती है, तो उनके पास फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी का एक लाइसेंस होता है। सो वो सभी स्टेट में अवेलेबल है ये लाइसेंस। फार्मर प्रोड्यूसर्स कंपनी म्हणजे कि आप सब फार्मर का एक साथ माल उठा सकते हो और आगे मंडी में फॉरवर्ड कर सकते हो। ऐसा एक कॉन्सेप्ट मार्केट में, एग्रीकल्चर मार्केट में है। हाँ। क्योंकि फार्मर को पैसे तुरंत मिल जाते,
एजेंट के पास से, ब्रोकर के पास से लोकल होता है वो, तो उनके साथ फेमिलियर होता है और सालों से उसका रिश्ता होता है। जी। और वो मंडी में डालता है कोई दलाल को, तो दलाल भी वो एजेंट के साथ अच्छे रिलेशन में होता है, तो उनको भी पैसा फटाफट मिल जाता है। सो क्योंकि वो ब्रोकर जो लोकल वेंडर है, लोकल एजेंसी जो है, जो सब फार्मर के साथ बैठ के प्रोक्योर करती है, उनका 12 महीना प्रोड्यूसर आता है। सो ऐसा है। सबसे फॉर एग्जांपल कोई ऐसी आइटम है कि जो मुझे 12 महीना नहीं मिल रही है, वो मैं कोई एजेंट के पास से लेनी पड़ेगी, क्योंकि उनके पास आगे 30-40 फार्मर्स का ग्रुप होगा जो उनको ही माल देता होगा। सो वो एक दूसरा पहलू है। डायरेक्ट फार्मर के पास से मिले तो सही है, अच्छा रेट मिलता है आपको, पर एजेंट के पास से भी लेना पड़े तो कोई उसमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आपको एक्चुअली 12 मंथ्स का सप्लाई चाहिए ही चाहिए। मटेरियल कुछ कम पड़ा अपने दुकान पे तो वो नहीं चलेगा, तो आगे कस्टमर को हम नहीं दे पाएंगे और कस्टमर का कंप्लेन आएगा वो अलग से। सर मुझे एक डाउट आ रहा है कि जैसे 12 मंथ का सप्लाई चाहिए रहता है, तो क्या ये सभी एग्जॉटिक कैटेगरीज साल भर के लिए ग्रो होते हैं? हाँ होते, मतलब मोस्ट ऑफ द एग्जॉटिक स्पीसीज पूरे साल भर हम लोग सब हार्वेस्टिंग कर होते सकते ग्रो होते हैं। अभी उसमें 2 स्टेज है, क्योंकि अभी गुजरात, मेरा राजकोट गुजरात का नेटिव है और मैं उधर ही बिजनेस कर रहा हूँ, तो मेरा सबसे नियर बाई प्रोड्यूसर है महाराष्ट्र, जी। तो मैं उनके पास से ही लूँगा। जब महाराष्ट्र में प्रोडक्शन बंद हो जाएगा, हाई टेम्परेचर जाएगा या फिर बहुत बारिश आएगी, कुछ भी वाहन व्यवहार बंद हो जाएगा, तो हमारे पास दूसरा ऑप्शन है दिल्ली का। हम दिल्ली से भी डायरेक्ट ले सकते हैं। सो हमारे पास 2 वे कम्युनिकेशन रहता है ऑलवेज। हम दोनों मंडी के लोगों के साथ टच में रहते हैं और हम परचेज भी दोनों मंडी से ही करते हैं, ओके। ताकि एक सप्लाई चेन टूटे तो दूसरी सप्लाई चेन चालू रहे हमारी। ये तो मतलब मोस्ट क्रूशियल पॉइंट है। अगर कोई भी B2B में भी बिजनेस करता है तो उन्हें ये ध्यान रखना है कि सोर्सिंग बराबर होनी चाहिए, ताकि आप साल भर बेच सको, क्योंकि डिमांड साल भर है। हाँ, आपका ऊपर का डिस्ट्रीब्यूटर भी आपको 12 महीने माल दे सके, ऐसा मजबूत होना चाहिए। हाँ, वो भी मतलब एक हाँ, इम्पोर्टेंट चीज़ है। क्योंकि होरेका इंडस्ट्री में क्या है, एक आइटम भी नहीं चलेगी। अभी हम दोनों भी है, अभी हम फूडीज होते हैं शायद, तो हम होटल में जाते हैं तो पहले सीजलर मंगवाते हैं स्टार्टर में, तो क्या बोलते हैं कि भैया इसमें ब्रोकली क्यों नहीं डाला है तुमने, इसमें बेल पेपर क्यों नहीं। अब लोग नोटिस कर हाँ, हम लोग नोटिस करते हैं। ऐसे कस्टमर तो फूडीज बहुत है, और रूटीन भी अभी होरेका इंडस्ट्री में लोग का आना जाना रहता ही है। यंगस्टर है तो कैफेज में जाते हैं तो बोलते हैं कि ये ऊपर गार्निशिंग में ये आइटम क्यों नहीं है, एवोकाडो टोस्ट है तो उसमें चेरी टमाटो क्यों नहीं है। जी। सो ये क्वेश्चंस अभी होरेका इंडस्ट्री में आ रहे हैं, क्योंकि पहले सप्लाई नहीं होता था हमारा जो स्टेट है और हमारा राजकोट है उसमें। सो अभी हम वो स्टेज पे है कि हम पूरा मटेरियल फुलफिल कर रहे हैं। अभी हमारा कोल्ड रूम है, उसमें एक सर्टन एज से नीचे स्टॉक जाएगा तो हम पूरा रिफिल कर देंगे वो स्टॉक को, हम नया ऑर्डर कर देंगे। सो ऐसा मैंने स्टाफ में भी, टीम में भी सिस्टम बिठा के रखा है कि एक सर्टन एज का स्टॉक है, उसके बिलो द बेल्ट जाता है तो आपको नोटिफिकेशन मुझे दे देना। मैं कहीं पे भी हूँ, मुझे मैसेज डालना है कि भैया ये आइटम रीस्टॉक करनी है अपने को। तो मतलब सर पहले हार्वेस्टिंग आया, फिर एक तो B2B ब्रोकर आया, या फिर आप डायरेक्ट खरीदोगे? हाँ, फिर आया कोल्ड स्टोरेज। हाँ, फिर ट्रांसपोर्टेशन से होके कोल्ड रूम में हम डालते हैं। कोल्ड रूम में डालते ट्रांसपोर्टेशन के बाद, एंड उसके बाद B2B से आप बेचते हो। हाँ, ट्रांसपोर्टेशन का भी एक पहलू है। जैसे टमेटोज है वो पहले ग्रीन रंग के होते हैं, उसको फिर धीरे धीरे पक के वो लाल होते हैं। सो चेरी टमेटोज हम प्रोक्योर करते हैं तो वो ग्रीन हार्वेस्ट करवाते हैं, ताकि हमारे तरफ आते आते वो धीरे धीरे पकना शुरू हो जाए। और सपोज से फॉर एग्जांपल कि 50 kg भी मैंने मंगवाया तो वो 2 से 3 दिन मेरे कोल्ड रूम में अच्छा रहेगा, और 2 से 3 दिन में मैं 50 किलो ख़त्म कर दूंगा, सेल कर दूंगा। सो वो धीरे धीरे रेड होता जाएगा और धीरे धीरे रेड को हम बेचते जाएंगे। वो ताज़ा भी लगेगा और उसका मॉइस्चर भी है वो अच्छा रहेगा, कलरफुल रहेगा, और वो कड़क भी रहेगा, माल भी अच्छा रहेगा। वैसे ही रेड येलो कैप्सिकम में भी होता है कि इनिशियल स्टेज पे वो कैप्सिकम ग्रीन होते हैं। अच्छा, उसके बाद हाँ 60-65 दिन तक वो ग्रीन होते हैं, फिर 80 दिन के बाद वो कलर पकड़ना चालू होते हैं क्रॉप के ऊपर ही। सो जब 50-60% कलर आ जाता है तब हम फार्मर को बोल देते हैं कि आप हार्वेस्ट करो। जब तक हमारे तरफ आएगा तब 90-95% कलर हो चुका होगा, और जो होरेका इंडस्ट्री वाले हैं वो यूज़ करेंगे तब तक वो 100% कलर आ चुका होगा। अच्छा। सो उसमें वेस्टेज नहीं जाता है। अभी फुल कलर क्रॉप पे ही रखेंगे तो हमारे तरफ आते आते वो सिकुड़ जाएगा या फिर सड़ जाएगा। और दूसरा ये भी है कि उसका वेट भी लॉस हो जाएगा। वेट लॉस भी तो होता ही है। तो सर जैसे कि हम सभी को पता है कि एक्सोटिक में सबसे इम्पोर्टेंट है कलर एंड टेक्सचर। हाँ,
तो आपने ये जो पूरी साइकिल बताई उसमें कलर एंड टेक्सचर को मेंटेन करने के लिए आप लोग क्या क्या करते हो? हम सेफ्टीज क्या क्या लेते हाँ, हम थर्मोकोल के बॉक्स में थोड़ा सूखा बर्फ डाल के उसको ट्रांसपोर्ट करवाते हैं, ताकि हमारे तरफ आते आते उसका फ्रेशनेस है वो ऐसे ही रहे, हैं? एंड ये कौन से ओरिजिनली रहे। क्रॉप्स के लिए करते हैं, मतलब थर्माकोल वाला? ये कि सभी ब्रोकली में, क्रॉप? स्पेशली ब्रोकली में बहुत होता है, आइसबर्ग लेटस में बहुत होता है, फिर चेरी टमेटोज में भी कभी कभार गर्मी की मौसम में करना पड़ता है। स्पेशली लीफी लेटस जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा ही क्या बोलते हैं, वेस्टेज देते हैं अपने को। हाँ हाँ। क्योंकि हमारे वक्त महाराष्ट्र से भी दिल्ली से भी आने में भी 24 घंटा तो मान के चलो, 24 घंटे की उनकी तो साइकिल तो हो ही बहुत जाती कम है। है, मतलब क्योंकि उनका सुबह 10 बजे जो हार्वेस्ट किया फार्मर ने वो रात को 8 बजे की गाड़ी से डालेगा और दूसरे दिन दोपहर को 2 बजे हमें मिले, तो 24 घंटा 30 घंटा मान के चलो कि उसका साइकिल हार्वेस्ट का हो चुका होता है। और वो भी है कि लीफी वेजिटेबल्स का हाँ, तो मतलब लीफी सेल भी जल्दी वेजिटेबल, होना हाँ, चाहिए। लीफी वेजिटेबल स्पेशली वेट लॉस भी बहुत देते हैं और वेस्टेज भी बहुत देते हैं, तो उनको थर्मोकोल के बॉक्स में जैसे मेडिसिन आती है वैसे ही हमारा वेजिटेबल्स आता है। अच्छा, तो सर लेट्स से कि किसी ने वो भी चीज़ क्रैक डाउन कर ली, नए बिजनेस व्यापारी ने, तो फिर सर वो जब B2B में सेल करने जाए, तो अगर कोई नया बिजनेस है तो वो आउटरीच कैसे करे, होटल्स को या फिर कैफेज को? पहले तो उनकी होटल, रेस्टोरेंट और कैफ़े की रिक्वायरमेंट पर्टिकुलर अलग अलग होती है कि कोई है इंडियन क्यूजन में काम कर रहा है, कोई इटालियन क्यूजन में काम कर रहा है, कोई जापानीज क्यूजन में कर रहा है, कोई एशियन क्यूजन में कर रहा है, कोई चाइनीज़ क्यूजन में कर रहा है। उस हिसाब से पर्टिकुलर होटल की रिक्वायरमेंट होती है। वो एक बार ज़रूरी है कि आप उसको समझो, उसके बाद आप उसको पिच करो कि आपका ये रेट है, आप ये क्वालिटी दे पाओगे, कब तक दे पाओगे, उसकी शेल्फ लाइफ कितनी रहेगी वो भी बताना पड़ता है। अच्छा, तो सर इनिशियल लेवल पे जब आपने स्टार्ट किया था तो आपको कौन से प्रॉब्लम फेस हुए थे? मुझे तो पहले वेजिटेबल इंडस्ट्री में आना था, इसलिए मैंने घर से ही 2 बोरी पटेटोज और 2 बोरी ऑनियन के साथ शुरू किया था। अच्छा। फिर धीरे धीरे मैं उसमें होम डिलीवरी में आगे बढ़े। हम लोग, हमारी पूरी टीम थी, मेरे चाचा भी मेरे साथ में हैं, तो हमारी पूरी टीम थी 6-7 लोगों की। फिर होम डिलीवरी का कॉन्सेप्ट हम राजकोट में लाए, उसमें अच्छे से आगे बढ़े। उसके बाद हमें एक होटल का कॉन्ट्रैक्ट मिला, वो बहुत बड़ी फ्रेंचाइज है और उनका कॉन्ट्रैक्ट मिला। अभी रेंडमली हम कहीं पे घूम रहे थे तो ओनर साथ में बैठे हुए थे और उनको मेरा नेचर और हमारी एजेंसी के वैल्यूज़ मालूम पड़ा और उनको काम देने का मन हुआ हमको, और फिर वो होटल के ज़रिए हम पहला स्टेप होरेका इंडस्ट्री में भरे। फिर हम धीरे धीरे उस होटल के रेफरेंस से, ओनर के रेफरेंस से दूसरी होटल को भी अप्रोच करने लगे। फिर 1 से 10 होटल होने में हमें थोड़ा 1 साल लगा हमारे कस्टमर को। फिर उसके बाद रेफरेंसेस आने लगे ऑटोमेटिक, और हमारा काम ही सबसे ज़्यादा बोलने लगा कि होरेका में हमारा पैर मजबूत हो चुके थे। फिर राजकोट की इंडस्ट्री में हम लोग अभी अच्छे से वर्क कर रहे हैं। अच्छा, तो सर जब हम लोग प्राइसिंग डिसाइड करते हैं B2B में जब बेचना है, तो वो प्राइसिंग आप कैसे कैटेगरी वाइज डिसाइड करते हो? लेट्स से कोई एक होटल वाला है, एक रेस्टोरेंट है, एक छोटा कैफे है, तो आप पे प्राइसिंग डिफरेंस कितना रखते हो? अगर आपके पास 100 kg कैप्सिकम है, 100 kg कैप्सिकम आप सेम प्राइसिंग पे देते हो तीनों को कि अलग अलग रखते हो? नहीं, वो सीजन के ऊपर डिपेंडेंट रहता है कि आपने 200 किलो का रिक्वायरमेंट है आपका डेली का, तो आपने 200 किलो लिया हुआ है, पर ऑर्डर कितना आया है और वो माल कैसा है, कितने दिन में वो वेस्टेज हो जाएगा, सो उस हिसाब से हम रेट नक्की करते हैं। और कस्टमर की साइज़, कस्टमर की वॉल्यूम कैपेसिटी परचेज करने की कैसी है, उस हिसाब से भी उसका रेट नक्की होता है कभी कभार। और ट्रांसपोर्टेशन, जो लैंडिंग कॉस्ट हुई है उसके ऊपर ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट और उसके ऊपर प्रॉफिट लगा के बेच सकते हैं। सपोज़ कि 100 रुपये का भी ब्रोकली 1 kg मुझे घर में पड़ता है मेरे दुकान पे, तो हम उसको 120 रुपये से बेचते हैं, ताकि 5 रुपये एक्सपेंस चला जाता है और 5 रुपये एक्सपेंस, वेस्टेज और ट्रांसपोर्टेशन, लॉजिस्टिक और पैकेजिंग का जाता है जी। और हम 10-15 रुपये आराम से उसको पर केजी प्रॉफिट कमा सकते हैं। फिर वो कैटेगरी कोई भी हो, सब पैरामीटर्स पे ही डिपेंड करे। हाँ, सब वो पैरामीटर्स, होटल हो या कोई भी हो, हाँ, चीजें सेम ही अपने गोडाउन से वो पर्टिकुलर होटल का डिस्टेंस कितना है, उसके सामने उसका ऑर्डर कितना है, उसके हिसाब से उनको बिल बनाने का है। अच्छा, तो सर आप करंटली कौन से स्टेट्स में बेचते हो? अभी फिलहाल हम गुजरात में हैं और उसमें कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग किया हुआ है। सो बाय नवरात्रि हम राजस्थान और MP में सप्लाई करना चालू करने वाले हैं। अच्छा, तो सर यहाँ पे ये भी एक क्वेश्चन आता है कि जब आपने इतने सारे फार्मर्स के साथ काम किया, आप गुजरात से भी माल लेती हो एंड
दिल्ली और महाराष्ट्र से भी लेते हो, तो आपको यहाँ पे फार्मर्स का मेंटालिटी डिफरेंस कैसा लगा? मतलब सब लोग का थॉट प्रोसेस कैसा रहता है? फार्मर्स को तो क्या अच्छा रेट चाहिए, फिर और वो कहाँ का भी हो, एक हाँ बेसिक तो वो हाँ हो गया। बेसिक वो है कि हमें सबसे बढ़िया रेट चाहिए, और हमारी ये रिक्वायरमेंट होती है कि हमें सबसे बढ़िया क्वालिटी चाहिए। कभी कभार क्या करते हैं फार्मर, रेट के चक्कर में एक्सपोर्ट वालों को माल दे देते हैं, अच्छा। तो हमें माल नहीं मिलता है। इस हिसाब से हमें भी एक्सपोर्ट क्वालिटी का माल चाहिए। अगर इंडस्ट्री में खड़ा रहना है अपने को, तो कंपटीशन के सामने टिकने के लिए अपने को 5 रुपए ज़्यादा देने पड़ते हैं, क्योंकि अच्छा। जो कस्टमर मांग रहा है वो फार्मर हमें नहीं देगा, तो फिर वो गैप हम मेंटेन नहीं कर पाएंगे। बिल्कुल। और हम जो है क्वालिटी में ही डील करते हैं, तो फार्मर भी है हमको क्वालिटी ही सप्लाई करेगा, उसका रेट तो वो मांगेगा ही मांगेगा, और उनको मिलना भी चाहिए क्योंकि वो बहुत मेहनत करते हैं। जी। और फार्मिंग इज़ नॉट ईजी दैट मच। हम यहाँ पे बैठ के जो सोच रहे हो वो फार्मिंग इतना ईजी नहीं है। वही on the ground चीजें फील्ड पे बहुत अलग उतरना, ग्राउंड लेवल की रियलिटी बहुत ही अलग होती है, है। अच्छा। बहुत ही चैलेंजेस आती है इसमें। जैसे सर बात करते वक्त हम लोग B2B में बात कर रहे थे, तो लेट से जो बड़े रिटेल जायंट्स हैं, जैसे रिलायंस स्मार्ट, डी मार्ट वगैरह, ये सब जो है वहाँ पे भी एक्जॉटिक स्पीसीज, मतलब जैसे रिलायंस के आउटलेट्स है जहाँ पे वो वेजीज वगैरह बेचते हैं, हाँ, तो वहाँ पे अगर किसी को बेचना हो तो वो चीज़ कैसे हो सकती है? वो पर्टिकुलर बड़ी बड़ी कंपनीज जो होती है, स्पेशली रिलायंस है, डी मार्ट है, उसके बाद ये स्टार बाज़ार हो गया, सो उनकी चेन होती है, उनके वेंडर भी कोई फिक्स होते हैं, जी। और वो टेंडर बाहर निकालते हैं। तो उनका हर क्वार्टरली टेंडर बाहर निकलता है, एक ही रेट से उनको माल चाहिए होता है, और डेली का रिक्वायरमेंट जो वेंडर को जाता है वो वेंडर उनको सप्लाई करता है। तो उसमें क्वालिटी मेजरमेंट अच्छा नहीं रहता है। एज पर माई एक्सपीरियंस, क्वालिटी मेजरमेंट इतना अच्छा नहीं होता है, क्योंकि वेंडर जो है वो पूरा माल एक साथ ही बिना शॉर्टिंग किए डाल देता है। कभी कभार ही कोई अच्छा वेंडर मिलेगा आपको कि वो आपको पूरा ग्रेडिंग करके मटेरियल देगा रिक्वायरमेंट के हिसाब से। सो बेसिकली आप रिटेलर से जो लोगे वो एक्सपीरियंस व्यक्ति है, और रिटेलर से लेना ही सबसे ज़्यादा मुनासिब रहेगा। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि मॉल में सब खराब मिलता है, पर उनका ग्रेडिंग लेवल है, उनका सेल्फ लाइफ कितने टाइम का है वो नहीं मेजरमेंट कर सकते, क्योंकि वो सब प्लास्टिक में रैपिंग करके आता है। जी। सो अभी हम हेल्थ कॉन्शियस होने की बात कर रहे हैं, और प्लास्टिक रैपिंग वाला वेजिटेबल खाएंगे तो कैसे अपना हेल्थ अच्छा रहेगा। उस हिसाब से मैं थोड़ा मॉल के कल्चर से थोड़ा दूर हूँ। अच्छा, मतलब आप लोग मेजर डायरेक्ट होटल्स वगैरह के साथ ही हाँ। काम करते हैं। अच्छा, आपने सर जैसे टेंडर्स का मेंशन किया, तो वो टेंडर्स कहाँ पे, मतलब डायरेक्ट अपलोड होते हैं प्राइवेट वेबसाइट से कि कैसे होता है? प्राइवेट वेबसाइट में भी मेंशन होता है उन लोगों अच्छा, का। उनके पर्सनल जो। हाँ, और उनका परचेज मैनेजर ही खुद अपॉइंटेड होता है। वो अपनी जान पहचान वालों को, पुराने लोगों को कनेक्ट करके, सप्लाई चेन से भी हाँ, डायरेक्ट। सप्लाई चेन खुद ब खुद एडजस्ट कर लेता है। अच्छा, सो सर आपने जैसे बताते वक्त रिटेल का मेंशन किया एंड उसी के साथ सॉर्टिंग एंड ग्रेडिंग का भी बताया, तो सर यहाँ पे मैं एक कंपनी का नाम लूँगा, एग्रोग्रेड, जिनके साथ हम लोग काम कर रहे हैं पहले से। तो वो कंपनी क्या करती है, उनके पास मल्टीपल डिफरेंट मशीन्स है सॉर्टिंग एंड ग्रेडिंग के लिए। उन्होंने एक AI रिलेटेड मशीन भी बनाई है जो AI बेस्ड सॉर्टिंग करती है। तो मे बी ये जो चीज़ है वो मंडी वालों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ऐसे मशीन्स जो उनके सॉर्टिंग एंड ग्रेडिंग कर दे, ताकि उनका जो आउटपुट है वो अच्छे क्वालिटी में है एंड उनका प्राइसिंग भी अच्छा मिले। पर वो मंडी वालों के लिए नहीं, वो किसान के लिए बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि किसान ही खुद हमें ग्रेडिंग करके दे तो वो सही रहेगा अपने हिसाब से। लेट से अगर किसी मंडी वाले, मतलब अगर किसी ने अगर ऐसा कोई बिजनेस बनाया जहाँ पे एक पर्सन है जिसने मंडी के पास में एक मशीन लगा दी और वो सर्विसिंग दे रहा है इसके ऊपर कि फार्मर लाएगा वहाँ पे सॉर्टिंग करेगा, फिर सॉर्टिंग करके फार्मर लेके जाएगा और वो फिर वो B2B में बेच सकता है, क्या ऐसा हो सकता है? फार्मर की तादाद बहुत बड़ी है ना, तो कितना माल आएगा? समझो माल आता है, सपोज कि आज सुबह जो हार्वेस्ट हुआ, सपोज टमाटर आज 10 बीघा टमाटर लगाया, उसका आज एक ट्रॉली भर के टमाटर निकला, समझो 100 कैरेट निकला माल। 100 कैरेट, एक कैरेट का 20 किलो एवरेज मान के चले, तो 2 टन माल निकला। तो 2 टन को सॉर्टिंग होने में कितना टाइम जाएगा? जी। और वो सॉर्टिंग होगा मटेरियल, तो फार्मर को कितना वेट लॉस आएगा दाम मिलने में? वो सब एक ही दाम पे चला जाए, वही फार्मर को पसंद होता है। फार्मर सॉर्टिंग करके नहीं देता कभी। ट्रेडिशनल वेजिटेबल्स, स्पेशली एक्सोटिक वेजिटेबल्स का रेट ऑलवेज हाई होता है, और मीडियम होता है या हाई होता है, तो वो फार्मर अपने हिसाब से सॉर्टिंग करके देते हैं।
अच्छा। क्योंकि उसके कस्टमर जो है वो भी अल्ट्रा रिच है, वो अपनी लैंग्वेज में बोलते हैं, वो सब प्रो मोड पे आ जाते हैं। बिल्कुल। सो वो उनको नहीं पसंद है हम्म, वो चीज़। उनको तो चाहिए best। ग्रेडिंग का है जो अपने हाथ से ही ग्रेडिंग करिए वही बेस्ट होता है, क्योंकि टाइम निकल जाता है उसमें, एग्जॉटिक में तो मार्केट का specific- टाइम निकल जाता है, ट्रेडिशनल एज वेल एज एक्सोटिक वेजिटेबल्स का। अभी सुबह भी आपने हार्वेस्ट किया, शाम को ग्रेडिंग करोगे तो गाड़ी निकल जाएगी, जी टाइम जी। नहीं मिलेगा। और विलेज से अंदर से खेत से बाहर हाईवे तक माल लाने में बहुत टाइम जाता है। हाँ। या फिर ऐसा भी होता है कि 2-3 खेत से होके गाड़ी माल लेके हाईवे पे आएगी बस को चढ़ाने के लिए। सो ग्रेडिंग का समय बीच में मिलना मुमकिन नहीं है। जो करना है वो वेंडर लेवल पे ही करना है, और वेंडर लेवल पे करने जाओगे तो उसका मार्केट में टिकना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि उसका भी वेस्टेज रेशियो ज़्यादा आएगा जी। इस हिसाब से। तो मतलब हम ऐसा बोल सकते हैं कि जो एग्जॉटिक स्पेसीज है हाँ। उसके लिए ग्रेडिंग सॉर्टिंग हाथ से भी कर लिए तो इट्स ओके। हाँ, वो फार्म से ही हो जाता है, पैकिंग के टाइम पे ही हो जाता है। एंड जो आलू या प्याज जैसी जो चीजें है हाँ। उसके लिए ग्रेडिंग सॉर्टिंग बेस्ट है। उसके लिए ग्रेडिंग सॉर्टिंग बेस्ट है, पर उसमें वेस्टेज का वही इश्यू आ वेस्टेज तो रहा है। आएगा। तो कोई भी कोल्ड रूम वाला, अभी सपोज कि पोटैटो का कोल्ड रूम है, तो वो अपना वेस्टेज क्यों डालेगा, जी। कहाँ डालेगा, पहले तो ये बात है। कितना रेट आएगा, वो सब मिक्स में ही आता है, पूरी बोरी भर के आता है, क्योंकि कस्टमर की रिक्वायरमेंट अलग अलग रहती है। जो सपोज कि रिटेल कस्टमर, मेन तो इंडिया में लेडीज हैं हाँ। जो सिलेक्ट करने जाती है मंडी में। तो किसी को घर में छोटे आलू चाहिए, किसी को घर में बड़े आलू चाहिए, तो वो स्पेशली एक ही बोरी में मिक्स आलू ही आते हैं जो लेडीज अपने हाथ से चुन के लेती है। सो वो बेस्ट रहेगा कि कस्टमर खुद ब खुद उसको प्रोक्योर करे, उसको कलेक्ट करे, क्योंकि उसको आत्मसंतोष भी होगा कि मैंने लिया है, बढ़िया लिया है, अच्छा लिया है। सबको यही लगता है कि मैंने खुद से लिया है तो सबसे सही लिया है। जी। एंड लेट से अगर कोई एक्सपोर्ट में है तो वो तो फिर ग्रेडिंग करके एक्सपोर्ट वाला को कंपलसरी ग्रेडिंग करना ही पड़ेगा, क्योंकि कस्टमर की रिक्वायरमेंट कैसी है, उसको साइज के हिसाब से हाँ, उसको उसको 12 mm का पोटैटो चाहिए, 10 mm की ऑनियन चाहिए, 25 mm की ऑनियन चाहिए, तो उस हिसाब से वेरिएशन आता रहता है। रिक्वायरमेंट के हिसाब से ग्रेडिंग आगे बढ़ता है। जी सर, जैसे भी हम लोग एक्सपोर्ट पे काफ़ी देर से बात कर रहे हैं, तो क्या आप मतलब डाउन द लाइन में भी 5 साल बाद क्या आप एक्सपोर्ट में जाना चाहोगे? नहीं, एक्सपोर्ट का अभी हमने कुछ प्लान नहीं किया है, क्योंकि एक्सपोर्ट बहुत बड़ी लाइन है और उसमें 4-5 पीढ़ियों से लोग काम कर रहे हैं। सो उनकी जड़ें सामने मजबूत होती जा रही है, क्योंकि सामने भी व्यापारी जो होते हैं उनका भी 4-5 पीढ़ी दर पीढ़ी काम चालू होता है, तो इनके रिलेशन बहुत घरेलू हो जाते हैं। तो एक्सपोर्ट में कंपटीशन इतनी भी बहुत ज़्यादा है कि नए न्यू कमर्स को अभी टिकना मुश्किल है। अच्छा। पर यहाँ पे होरेका इंडस्ट्री और हेल्थ कॉन्शियस लोगों के लिए और जिम करने वालों के लिए थोड़ा अपॉर्चुनिटी है। क्लाउड किचन में भी सलाड का बहुत क्रेज़ है, तो हम उसमें भी फोकस कर रहे हैं कि क्लाउड किचन को अप्रोच करके हम अपना सेल्स बढ़ा सकें। अच्छा। एक्सपोर्ट की बजाय लोकल मार्केट ही इतना बड़ा है, इंडिया की पॉपुलेशन ही इतनी बड़ी है, कंजप्शन इतना बड़ा है, तो एक्सपोर्ट में खामखा हेडेक लेने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि एक्सपोर्ट में बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं जो फुलफिल नहीं हुए तो पूरा टोटल कंटेनर लॉस हो जाता है। टाइम से पहुंचाना है उसको, कंटेनर में कोल्ड रूम बनाना है, उसका कॉस्टिंग पर केजी ज़्यादा आता है। सो अगर वहाँ पे मार्केट में सामने भी सपोज दुबई गया मटेरियल, तो दुबई पहुँचते पहुँचते मार्केट डाउन हो चुका तो पूरा कंटेनर लॉस में जाएगा या फिर पूरा वेस्टेज जाएगा। वो पूरा प्रेडिक्टिव एनालिसिस है, हाँ, गेस कर सकते हो, हाँ, बट फाइनल रिजल्ट नहीं। वो इक्वेशन कभी कभार भी मैच नहीं हुए तो पूरा सालाना आपका प्रॉफिट चला जाता है उसमें। इसलिए मे बी ड्राई फ्रूट का मतलब जो ड्राइड प्रोडक्ट्स बिक रहे हैं उसका मार्केट बढ़ रहा है। हाँ, उनको डिहाइड्रेट करके उनका पाउडर फॉर्मेशन में आप एक्सपोर्ट कर सकते हो, क्योंकि उनकी लाइफ 8 से 10 महीने की रहती है और उनका वेस्टेज कुछ नहीं जाता है। सर, मैंने ये डिहाइड्रेशन एक्सपोर्ट का ओनियन और गार्लिक का तो पता है मुझे, क्या एक्सोटिक में भी डिहाइड्रेट करके बेच रहे हैं? एक्सोटिक में चेरी टमेटोज को डिहाइड्रेट करके भेज सकते हैं। हाँ, वो फिर टॉपिंग्स के लिए। हाँ, फिर ये मैंने बोला था आपको, रोजमेरी, थाइम, बेसिल लीव्स, सेलेरी लीव्स को भेज सकते हैं, तो उनका डिहाइड्रेशन प्लांट ऑलरेडी चालू है। इंडियन वेजिटेबल में बनानास का भी डिहाइड्रेशन बहुत अच्छे से हो रहा है अभी गुजरात में स्पेशली। एक बहुत अच्छा इलाका है उधर, डिहाइड्रेशन प्लांट बहुत सारे हैं और उधर से बहुत सारा वर्ल्ड वाइड एक्सपोर्ट हो रहा है। ओके। ऑनियन, गार्लिक और बनाना का तो सबसे ज़्यादा हो रहा है। ये कौन से रीजन में होगा सर? ये भावनगर के बाजू में महुआ करके सेंटर है। अच्छा। उसमें बहुत अच्छा एक्सपोर्ट हो रहा है। बनाना, ड्राइड बनाना। हाँ, बनाना पाउडर ही होता है।
बनाना पाउडर, ओके। हाँ, वो बच्चों के बेबी फूड में जाता है और उनकी आयुर्वेदिक गोलियां भी बहुत अच्छे से बनती है। ड्रमस्टिक का बहुत अच्छा मार्केट है, जो सरगवा बोलते हैं, शेवगा बोलते हैं, यस यस, समझ गया। एमपी में उसको सूरजनाग फली बोलते हैं। सो उनका तो पूरा प्लांट ही डिहाइड्रेट होता है, उनकी डाली भी डिहाइड्रेट होती है, उनका यूसेज अलग है, ड्रमस्टिक, उनके पत्ते के यूसेज अलग है, ड्रमस्टिक का यूसेज अलग है, उनके ड्रमस्टिक बॉटम सब हाँ कुछ बिक सकता है। पूरा प्लांट है ड्रमस्टिक का। अभी कोविड के बाद खूब ट्रेंड में आ चुका है। अच्छा, मतलब अगर किसी को एग्जॉटिक के अलावा नॉर्मल भी अगर करना हो तो हाँ। ड्रमस्टिक इज एक बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी। हाँ, अपॉर्चुनिटी है। ओके। और उनका डिमांड भी बहुत हाई रहता है, स्पेशली साउथ इंडिया में पाउडर का डिमांड बहुत रहता है। एंड जो लोग एग्जॉटिक कर रहे हैं वो करंटली एक्सपोर्ट के बिना अगर डोमेस्टिक मार्केट भी देखे तो डोमेस्टिक मार्केट में डिमांड बहुत है, हाँ, जिससे कोई भी हाँ, अच्छा बिजनेस उसमें कर सकता स्पेशली आपको 2-3 लोग घर के चाहिए कि एक बंदा सिर्फ मटेरियल ग्रो कर सके, एक है मेंटेन कर सके और एक है सेल्स कर सके। तीन तो चीज आपको पे अच्छा रेट मिल सपोज 3 भाई है तो एक भाई का इंटरेस्ट सिर्फ खेती बाड़ी में है, जी। दूसरे का ट्रांसपोर्टेशन लॉजिस्टिक में है, तीसरे का होरेका इंडस्ट्री के कोई कनेक्शन है सिटी में, उनको मिलके उनकी रिक्वायरमेंट समझ के वही क्रॉप ग्रो करने का बोले वो खेत में, तो वो दोनों हाथ में विन विन सिचुएशन हो सकती है और तीनों भाइयों की आवक भी बढ़ सकती है उसमें। बिल्कुल। फैमिली बिजनेस, ये एग्रीकल्चर लाइन में फैमिली बिजनेस होना ही चाहिए, क्योंकि अकेले बंदे का कुछ काम नहीं है कि अकेला अकाउंटिंग भी करे, कलेक्शन भी करे, प्रोक्योर भी करे, सेल भी देखे, मैनेजमेंट भी करे, कोई इमरजेंसी आया तो वो भी संभाले, फैमिली को भी संभाले। जी, अकेले बंदे का ये वर्क नहीं है। काफी हेक्टिक हो जाएगा। इससे हाँ, अच्छा काफी 3 लोग हेडेक हो अगर रहे जाता तो है। ये हाँ, इंडस्ट्री आप चला सकते एटलीस्ट 2 लोग तो होने चाहिए कि ये सब डिपार्टमेंट आधे आधे हैंडल कर सके। फिर उनके नीचे तो पूरा एक स्ट्रक्चर चाहिए एम्प्लॉइज। हाँ, पूरा स्ट्रक्चर तो है ही है। ये लाइन की एक मुख्य बात ये है कि आप हॉलीडे नहीं ले सकते। अच्छा। हाँ, एक दिन भी छुट्टी नहीं ले सकते आप। सो आपको स्टाफ को ट्रेनिंग दे के जाना पड़ेगा, या फिर आपका कोई रिलेटिव है आपके साथ में, सगा भाई है कि कोई XYZ रिलेटिव आपके साथ है, दोस्त है, पार्टनर है, उनको बिठा के जाना पड़ेगा, उनके भरोसे पे पूरा चलाना पड़ेगा। अच्छा, बिकॉज सर कि यहाँ पे हमारा जो सोर्सिंग वो साल भर होगा। हाँ, ऐसा नहीं है कि समर में कुछ हाँ, नहीं होगा। रिक्वायरमेंट भी साल भर है, सोर्सिंग भी साल भर है। सो उनको बैलेंस करना नामुमकिन है। बिल्कुल। सर मुझे ये जानना था अभी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कि फ्यूचर क्या है एग्जॉटिक मार्केट में, ये किस टाइप से ग्रो होगा, कि नए क्रॉप्स आएंगे कि कैसे होगा? क्रॉप्स तो अभी बहुत सारे डेवलप हो चुके हैं और अभी आने वाले भी हैं, क्योंकि कृषि संसाधन केंद्र में हमारा एक छोटा सा टाइप है जूनागढ़ में। अच्छा। उनके पास से हमें डे टू डे अपडेट मिलती रहती है कि क्या है क्या नहीं है। पर अगर मैं बात करूं कंजप्शन की, तो जैसे पॉपुलेशन बढ़ रहा है वैसे अवेयरनेस भी बढ़ रही है कि ब्रोकली के यूसेज क्या है, बेल पेपर्स खाने से क्या होता है, रोजमेरी ऑयल से क्या हो रहा है। अवेयरनेस, हाँ, माउथ टू माउथ पब्लिसिटी बहुत अच्छी हो रही है। और डाइटिशियन है वो भी प्रिस्क्राइब कर रहे हैं कि आप ये XYZ सलाड खाओ, XYZ आइटम खाओ, ये खाओ, वो खाओ। और क्लाउड किचन भी बहुत सारे राजकोट में भी हो चुके हैं, अहमदाबाद में भी है, पूरे इंडिया में भी है। वो सलाड बनाते हैं डिफरेंट टाइप्स के, डिफरेंट न्यूट्रिशन वैल्यू के, जो आपके डाइटिशियन प्रिस्क्राइब करते हैं उसी न्यूट्रिशन वैल्यू को बैलेंस करके आपके पास सलाड पहुंचाते हैं। तो धीरे धीरे अवेयरनेस बढ़ रही है, उस हिसाब से बैलेंस लेवल पे कंजप्शन भी बढ़ रहा है। तो आने वाले 5 साल में शायद 4 से 5 गुना इसका कंजप्शन बढ़ सकता है, एक्जोटिक कैटेगरी का स्पेशली बोल। ओके, मतलब ये काफ़ी एवरग्रीन भी मार्केट है हाँ। एंड बहुत काफ़ी स्पीड से ग्रो। हाँ, डिमांडिंग भी है और ट्रेंडिंग भी है। और इसमें कंपटीशन बहुत कम है, क्योंकि ट्रेडिशनल वेजिटेबल में जो भी व्यापारी लोग अब सालों से हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी वो करते जा रहे हैं, उनके अंदर एडेप्टेबिलिटी नहीं आ रही। बट जो हमारे जैसे वो रिस्क नहीं यूथ लेना है, चाहते, हमारा जैसा यूथ है कि वो ये नॉलेज समझ सकते हैं कि पढ़े लिखे लोग हैं, वो आगे बढ़ पाएंगे इसमें। बिल्कुल। एक है कि आपको हिम्मत नहीं हारनी है और मेहनत करते जाना है। अच्छा सर, मुझे एक क्वेश्चन पूछना था। जैसे कि मैं मार्केटिंग बैकग्राउंड से आता हूँ, ओके, जहाँ पे मैंने मल्टीपल एग्रीकल्चर कंपनी के साथ काम किया है। तो ये इंडस्ट्री में जब आप B2B में काम करते हो तो वहाँ पे आप लोग मार्केटिंग कैसे करते हो? मार्केटिंग पहले 10-15 कस्टमर तक हो जाता है, फिर माउथ टू माउथ पब्लिसिटी से आपको रिकमेंडेशन ही मिलता है कि आपकी सर्विस और आपके क्वालिटी हाँ, के ऊपर पहले क्वालिटी ही बोलनी चाहिए सबसे पहले,
क्योंकि कस्टमर को क्वालिटी ही चाहिए। कोई भी होरेका इंडस्ट्री वाला बंदा है वो क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेगा, क्योंकि जो फ्रेंचाइज है, फ्रेंचाइज के तो पैरामीटर्स भी है। सपोज एक बड़ी सी सैंडविच की कंपनी है, ये KFC है, सबवे है, ला मिलानो पिज़्ज़रिया है, जो भी उनको मार्टिनोज fix पिज़्ज़ा है, size का तो चाहिए उनको सब। फिक्स चाहिए, फिक्स साइज चाहिए, उनका स्लाइस ऐसे ही बनना चाहिए, उनका कटिंग ऐसे ही होना चाहिए। ये उनकी रिक्वायरमेंट रहती है। मैकडोनाल्ड्स है, पिज़्ज़ा हट है, तो इनकी रिक्वायरमेंट ही ऐसी होती है कि इसके नीचे नहीं चलेगा कोई बॉडी नहीं। सो इन केस ऑफ इसने नहीं बैठा तो आपका हाँ बुरा माल रिजेक्ट भी हो जाएगा, उसके ऊपर फाइन भी लगेगा। सर ये इंडस्ट्री में वर्ड ऑफ माउथ ही सबसे इम्पोर्टेंट हमारे के लिए। हाँ, और एक बार शेड का दी जीत लिया आपने तो कोई नहीं रोक सकता। सर लेट से किसी के पास एक बहुत कम ज़मीन है और वो जॉब करता है IT में, तो क्या उसे एग्रीकल्चर में मतलब वो कैसे एग्जीक्यूट कर सकता है, कैसे आ सकता है? पहले तो मुझे इंडियन यूथ को ये मैसेज देना है कि खेती बाड़ी से भागे नहीं, उनको एक्सेप्ट करें और अब उनके फादर को सपोर्ट करें। वो जो अभी लेबर वर्क कर रहे हैं उनको फ्री करके आप खुद उसमें मैनेज करो, नए आदमियों को लगा के, नई टीम को एंथुजियाज्म देके और कॉन्फिडेंस देके। और खेती बाड़ी में प्रॉफिट खूब है, उसके सामने मेहनत और एक्यूरेसी भी बहुत चाहिए। जी। सो जो भी कॉरपोरेट में भी जॉब कर रहे हैं बंदे और उनके पास बैक ऑफ द स्टेज लैंड है, 5-6 एकड़ 10 एकड़ या 2-4 बीघा भी है, तो वो उनके पास मल्टीपल फार्मिंग का भी सोर्स रहता है कि वो 12 महीना पोल्ट्री कर सकते हैं, जैसे मुर्गी उछेर सकते हैं, फिशिंग कर सकते हैं, तो उनके पास बहुत वास्ट ऑप्शन मिल जाता है बेचने के लिए और प्रॉफिट भी अच्छा रहता है। उसके साथ वो अपने खेत की चारों ओर फ्रूट के भी पेड़ लगा सकते हैं, तो कि 12 महीना उनको फ्रूट भी अवेलेबल हो। यस। उसके साथ पानी का भी सोर्सेस उनको अच्छा रहेगा, फ्रूट रहेंगे आसपास, फ्रूट के पेड़ रहेंगे तो पानी भी ज़मीन में अच्छा एब्जॉर्ब रहेगा। काफी और सपोज कि उसके पास कम ज़मीन है तो वो उधर नर्सरी खोल सकता है कि जो सीड्स वो फार्मर से प्रोक्योर करके उसका पौधा बना के वापस फार्मर को दे सकता है, ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर बना सकता है। या फिर उसके पास टेक्निक है गेहूं कैसे उगाते हैं करके, ठीक है, तो गेहूं उसके पास 2 बीघे में भी 4 बीघे में भी हो गए तो वो उसका प्रोसेसिंग करके अपना खुद का पैकेजिंग करके उसका डायरेक्ट एंड प्रोडक्ट वो बना सकता हाँ है, डायरेक्ट हाँ प्रोडक्ट A को उगा के प्रोडक्ट B में कन्वर्ट करके बेच सकता है। बेच सकता है। या फिर गेहूं के बिस्किट अभी बहुत ट्रेंडिंग में है तो वो बेकरी भी बना सकता है। आसपास के खेत वालों को मिलके उनका सबका गेहूं का प्रोक्योरमेंट करके सिटी में भी प्रोसेसिंग यूनिट डाल सकता है। सो ये मल्टीपल ऑप्शंस एक छोटे फार्म के लिए होते हैं, छोटे फार्मर के इनिशियली लिए। वो छोटे चीज से शुरू हाँ। करेगा, फिर हाँ। टाइम दी टाइम वो ग्रो करते हाँ, रहेगा। अगर ecosystem अपना माल पूरा नहीं पड़ रहा है तो आजू बाजू वाले का भी माल लेके उसको मंडी के दाम पे ही लेना है। तो फार्मर को क्या लगेगा कि मुझे नजदीक में ही अच्छा रेट मिल रहा है तो मैं मंडी क्यों भेजूं, हाँ बिल्कुल। और मेरा गांव वाला ही तो 2 पैसे कमा रहा है। तो ये विलेज में ये यूनिटी रहती है, तो मंडी के बजाय आपको डायरेक्टली माल मिल जाता है। और उसके दूसरा प्रोजेक्ट भी होता है कि मल्टीपल एसेट्स आप उधर खड़े करो, कि छोटा सा एक तालाब बनाओ, उसमें मछलियों का उछेर करो, फिर एक थोड़ा छोटा सा एक पोल्ट्री फार्म बनाओ जिधर आप मुर्गी को उछेर कर सकते हो, उसका अंडे का कुछ इस्तेमाल करके बेच सकते हो मार्केट में। और नर्सरी भी साथ में है, आसपास पूरे खेत के आजू बाजू में आपने फल लगा दिए हैं तो आपके घर के लिए और मार्केट में भी आप बेच सकते हो, घर पे भी खा सकते हो। सो पानी का लेवल भी मेंटेन रहेगा, उससे बॉर्डर में सब पेड़ वगैरह आ जाएंगे तो सूखेगा नहीं कभी आपका तालाब और मॉइस्चर भी नहीं जाएगा उसका। तो वो विन विन सिचुएशन पे आप मल्टीपल एसेट्स पे काम कर सकते हो। एक बार अगर कोई घुसता है तो उसके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं हाँ, जिससे वो एक इंटरेस्ट आना चाहिए। और अभी मेरा विजन ये बोल रहा है कि जो ये लैंड कम होती जा रही है फार्मिंग के लिए, सो उसकी बजाय पूरे इंडिया में बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आने वाली है कि सब्जी की अवेलेबिलिटी नहीं होगी, धान्य की अवेलेबिलिटी नहीं होगी, वो हमें एक्सपोर्ट जो अभी एक्सपोर्ट कर रहे हैं वो अभी हमें कहीं से इंपोर्ट करना पड़ेगा। ऐसी सिचुएशन आने वाले 50 सालों में आ सकती है। उसकी बजाय हम खुद अपना लैंड लेके बैठे तो हम क्यों उधर से ना कमाएं,
कि 20-25 हजार या 1 लाख रुपए वाली भी जॉब करे, उससे ज्यादा तो हमें हमारा लैंड ही इतना प्रोड्यूस बंजर करके होने से देगा। पहले अगर कोई हाँ। स्टार्ट कर दे तो ये बहुत हाँ, अच्छा है उसके दिस इज द राइट टाइम टू एंटर इन द एग्रीकल्चर बिजनेस। अगर आप प्रोडक्ट ए को प्रोडक्ट बी में रूपांतर करना जानते हो, उसके ऊपर प्रोसेसिंग करना जानते हो वो तो बात अलग है, चाहते हो तो फिर भी गवर्नमेंट आपको सब्सिडीज प्रोवाइड करती है, मशीनरीज प्रोवाइड करती है और अलग अलग लेवल के ऊपर आपको ट्रेनिंग भी प्रोवाइड करेगी। सो गवर्नमेंट भी अभी यही चाहती है कि एग्रीकल्चर बिजनेस बना रहा है, और उसमें अभी यूथ इन्वॉल्व नहीं होगा तो आगे कैसे बढ़ेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। सो थैंक यू सर, आज आपने हमें हमारे साथ में बहुत सारा नॉलेज शेयर किया एंड पूरी एग्जॉटिक इंडस्ट्री को ब्रेक डाउन किया है विथ एग्जांपल्स। होप सो हमारी पूरी ऑडियंस को ये चीज़ पसंद आई हो। यहाँ पे सर मेरा एक आखिरी चीज़ है कि हमारी ऑडियंस के लिए आप क्या चीज़ बताना चाहेंगे जो उन्हें एग्रीकल्चर रिलेटेड चीज़ें ब्रेक डाउन कर सके या फिर उन्हें और इंस्पायर कर सके। इसके लिए मैं आपको एक मेरी ट्रू स्टोरी, मेरा ट्रू एक्सपीरियंस बताना चाहता हूँ। जी बिल्कुल सर। 2017-18 की बात है, मैं मंडी में गया था। तब हम होरेका इंडस्ट्री में नया नया सप्लाई कर रहे थे, तो फिर लोकल वेंडर से ही हम परचेस करके होटल वालों को सप्लाई कर रहे थे नॉमिनल मार्जिन पे। अच्छा। तो एक दूसरे कॉम्पिटिटर वेंडर आए, मैं पहली जगह पे जहाँ खड़ा था उसके बगल में ही दूसरा वेंडर था। वो मेरे पास आया कि तू इसको छोड़ दे, समर में तो या गर्मी की मौसम में तो तुझे मेरे से ही माल लेने आना पड़ेगा। सो तब मेरा थोड़ा ईगो हर्ट हो चुका कि ये बंदा ऐसा गुरूर में क्यों बोल रहा है, ऐसा ईगोइस्टिक सेंटेंस क्यों बोल रहा है मेरे को। सो वो उसको मैंने चैलेंज के तौर पे लिया, जो मेरा ईगो हर्ट हुआ हो। और दूसरे दिन मैं गया उसके पास, बोला चाचा आपका कितना पेमेंट बाकी है वो रख लो, अभी आज के बाद मैं आपके वहाँ पे आऊँगा नहीं। तभी मैंने अहमदाबाद से सब एग्जॉटिक वेजिटेबल्स मंगाना चालू किया 1-2 दिन में। और कंपटीशन में वो 2 बड़े वेंडर थे, उनके साथ ही मैं कंपटीशन में आ चुका, क्योंकि वो जहाँ से मंगवा रहे थे मैंने ही वहाँ से डायरेक्ट माल लेना चालू कर दिया। जब मेरी क्वांटिटी छोटी छोटी थी तो मुझे उसको सेल करने के लिए, उधर से मंगवाने के लिए भी बहुत बड़ी क्वांटिटी मंगानी पड़ती थी। तब मैंने सुबह अर्ली मॉर्निंग जाग के, जो मेरे सिटी में रिटेलर्स जो होते हैं, जो छोटी छोटी सब्जी मंडियाँ एरिया वाइज होती है, उसमें जो रिटेलर्स होते हैं उनके पास मैंने खुद के 2 व्हीलर पे जाके वो ऐसे सेट बनाया 2 व्हीलर के ऊपर कि सब मटेरियल आ सके, और पर्टिकुलर एक एक गली घूम के मैंने वो रिटेलर्स को माल बेचना शुरू किया, ताकि वो लोग है जो मेरी कंपटीशन में 2 लोग हैं उसके पास से माल लेना बंद कर दें। सो वहाँ से हमने क्वांटिटी गेम का सोचा और उसको ही स्केल अप किया कि हम रिटेलर को भी माल देंगे, जो आगे रिटेल में माल बेचते हैं जी, डायरेक्ट कस्टमर को बेचते हैं उनको भी सपोर्ट करेंगे और होटल को भी सपोर्ट करेंगे। आज भी मुझे याद है कि मेरा जो पहला कस्टमर था आज भी मेरे से ही माल ले रहा है, न कि उन दोनों के पास कोई जा रहा है, क्योंकि मैंने पहले से रिलेशन ही ऐसे मेंटेन किए हुए हैं कस्टमर के साथ कि वो हमें छोड़ के कहीं जाएगा नहीं अभी। तो मैं आपके ज़रिए यही बताना चाहता हूँ इंडियन यूथ को स्पेशली, कि कोई आपको डीमोटिवेट करता है, कि कोई आपको नीचा दिखाता है कहीं पे पब्लिक स्पेस पे, स्पेशली जेंट्स को, तो उनको चैलेंज के तौर पे लीजिए और आगे बढ़िए। अच्छा, मतलब सबसे इम्पोर्टेंट है कि रिलेशन मेंटेन करना, वो सबसे इम्पोर्टेंट है। हाँ, फिर वो और आगे वाले डीमोटिवेट से नहीं बात- होना है, कैसे भी demotivate नहीं किसी भी तौर पे डीमोटिवेट नहीं होना है। जब तक आप सही धंधा कर रहे हो हाँ कोई डिमोटिवेट नहीं होना है। हाँ, और एक नीति अच्छी रखनी है कि मेरे को पूरा वजन देने का है, अच्छा एग्रेसिव रेट, नॉमिनल प्रॉफिट पे आगे बढ़ो। क्वांटिटी गेम पे बिलीव मैं ऐसा करता हूँ, क्योंकि एक 100 रुपए की आइटम हम 150 रुपए में बेचने जाएंगे तो दिन का 3 किलो ही बिकेगा। बस 100 रुपए की आइटम हम 105 रुपए में बेचने जाएंगे तो दिन का 500 किलो बेच सकते हैं। तो प्रॉफिट अल्टीमेटली क्वांटिटी गेम में ज़्यादा होता है। वॉल्यूम इज हाँ, और अभी इंडियन कम्युनिटी हमारी ऐसी हो चुकी है, एट द एंड ऑफ द डे घर पे कितना पैसा आ रहा है वो सब लोग काउंट कर रहे हैं, ना कि तुम कितना % प्रॉफिट कमा रहे हो। बिल्कुल, ये एक काफी इम्पोर्टेंट चीज है जो सबको ध्यान एट द एंड ऑफ द डे आपके घर पे कितना पैसा आ रहा है, कितना मुनाफा आप लेके घर आ रहे हो, यही सब चाहते हैं। बिल्कुल सर, मतलब ये मैं एक चीज़ और मेंशन करना चाहूँगा, जैसे अभी बहुत सारे यंग एंटरप्रेन्योर्स को लगता है कि वो लोग स्टार्टअप में जाए, फंडिंग रेस करे, कैश बर्न करे, वो सब। तो यही पे एक दूसरी मेंटालिटी आती है कि एट दी एंड प्रॉफिट कितना है वही इंपॉर्टेंट है। हाँ, वही आपका वैल्यूएशन कितना है, आपने फंडिंग कितनी उठाई, ये जो नई कल्चर जो उसको एग्जैजरेट कर रही है,
या सेलिब्रेट करे कि मुझे हाँ। फंडिंग मिल गई, तो ये चीज़ के बजाय जो रियल प्रॉफिट है उसके ऊपर फोकस करना चाहिए। वो फिर भी फंडिंग लेते हो तो उनके टर्म्स एंड कंडीशन, जहाँ से फंड आपने रेज किया है वो बंदा इतना क्या बोलते हैं इलिटरेट तो है नहीं, वो Yeah. आपको भी बांध के रखेगा कि आपको ये करना है वो करना है, इतना प्रॉफिट देना है। खामखा हमारे पास पोटेंशियल है, हमारे पास टैलेंट है, तो धीरे धीरे क्यों ना आगे बढ़े। जी सर, बिल्कुल। हमारा खुद का ही फंड हो। एक ये क्रेडिट कार्ड का कल्चर छोड़ना है, डेट छोड़नी है। डेट फ्री होने में कोई अभी बिलीव ही नहीं कर रहा है। सबको लगता है क्रेडिट पे ही सब कुछ हो हाँ, जाता है। सबको लगता है क्रेडिट पे ही सब चल रहा है। मेरे पास कोविड में फर्स्ट वेव के ऊपर 65 लाख का डेट था। ओह माय गॉड। अभी वो एकदम शून्य होने को आया है। अच्छा। तो मुझे 7 साल की जर्नी हो गई, 6 साल की। तो इट इज़ अबाउट टू ओवरकम दैट अमाउंट। सो मैं वो कंप्लीट करके ही छोड़ूंगा अभी। क्या बात है। तो उसके बाद जो प्रॉफिट बचेगा वो घर पे ही रहेगा, उसको आप कहीं पे री इन्वेस्ट कर सकते हो दूसरे बिजनेस को स्केल अप करने में। इन्वेस्टर का चक्कर जो है वो मेट्रो सिटी में ज़्यादा मिल रहा है देखने को, पर उसके साथ उसका हेडेक और बर्डन ज़्यादा हो रहा है। प्रेशर, जो कॉरपोरेट कल्चर का प्रेशर है वो आदमी को जीने नहीं देता। उससे अच्छा है शांति से आराम से सब्जी बेचो मेरी तरह। बिल्कुल सर। होप सो सर ये हमारी पूरी ऑडियंस को समझ में आए जो चीज़ें आपने बताई, एंड आज का सेशन काफ़ी ज़्यादा इंसाइटफुल था। पूरा एग्जॉटिक इंडस्ट्री आपने ब्रेक डाउन किया विथ एग्जांपल्स। सो होप सो हमारी ऑडियंस को भी काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा। आपको इससे रिलेटेड और भी कुछ क्वेश्चन हो तो आप हमें कमेंट्स में पूछ सकते हो। मेरी टीम या सर की टीम इसके ऊपर ज़रूर आपको आंसर्स देगी। एंड थैंक यू सर, आपसे बात करके आज बहुत मज़ा आया। थैंक यू सर। एंड आपका भी एक्सपीरियंस काफ़ी यूनिक होगा हाँ। शायद। एंड थैंक यू सो मच सर फॉर कमिंग टू द थैंक यू पॉडकास्ट। फॉर हैविंग मी।